हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 भूगोल अध्याय 6 जो हमारा है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, जिसमें उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश जो है हमारे इस अध्याय में दिए हैं। इनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। सबसे पहले परिचय की बात करें। यह अध्याय जो है मानव और पर्यावरण के बीच जटिल और अन्योन्य संबंध को दर्शाता है। पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है और मानव गतिविधियां पर्यावरण को अर्थात दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं और संसाधन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों का जो प्रभाव है वो पर्यावरणीय संतुलन को चुनौती देता है। मतलब इनमें जो मानव के द्वारा गतिविधियां होती है वो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय चुनौतियां पर्यावरण को देती हैं। तो इसको हम अध्याय में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें उष्णकटिबंधीय प्रदेश की, तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं स्थान से संबंधित, तो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के पास स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। इसमें मुख्य रूप से अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया जो है इस क्षेत्र में स्थित है। जलवायु की बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है यहाँ पूरे वर्ष गर्मी रहती है और आर्द्र यहाँ पर रहता है मौसम। यहाँ जो औसत वार्षिक वर्षा है और औसत जो तापमान है वो इस प्रकार है कि जो तापमान है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और वर्षा जो है 2000 मिलीमीटर से अधिक यहाँ पर देखने को मिलती है। वनस्पति की बात करें तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में घने और सदाबहार वन अधिक पाए जाते हैं, जिनके अंदर महागनी, रोजवुड और रबर के पेड़ अधिकता से मिलते हैं। वनस्पति परतों में विविधता की बात करें तो यहाँ पर ऊपरी परत, मध्य परत और निचली परत में वनस्पति संबंधी विविधताएं जो है हमें देखने को मिलती है। प्राकृतिक संसाधन में देखें तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वन संसाधन, खनिज संसाधन और जल संसाधन मुख्य रूप से, जिसमें वनों से हमें लकड़ी, रबर और साथ ही साथ कई सारे औषधीय पौधे भी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से प्राप्त होते हैं। खनिजों में मुख्य रूप से बॉक्साइट, सोना और हीरा उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। जल संसाधनों में इस कटिबंध के अंदर बड़ी नदियां जैसे अमेजन और कांगो नदी जो है बहुत ही बड़ी है और बड़े जल संसाधन के रूप में जानी जाती है। यहाँ की जीवन शैली की बात करें तो यहाँ पर कृषि को देखें तो झूम कृषि ज्यादा होती है, जिसके अंदर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ हम सामान्य तौर पर इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यह स्थान बदल बदल के की जाती है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता घटती है। और इस प्रदेश में होने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो मक्का, चावल और केला है। आजीविका की बात करें, चूंकि यहाँ पर कृषि अधिक होती है तो वनों पर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निर्भरता ज्यादा देखने को मिलती है, जिनसे कि वो लकड़ी, शहद और जो जंगलों में पाई जाने वाली औषधियां वगैरह हैं इनसे अपना आजीविका यापन करते हैं। अधिकतर जो उद्योग धंधे हैं वो भी इन्हीं उत्पादों पर आधारित रहते हैं। परिवहन की बात करें तो इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नदियां मुख्य परिवहन का मार्ग होती हैं। पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें उष्णकटिबंधीय प्रदेश में तो सबसे प्रमुख कारण कृषि और शहरीकरण के लिए वनों की कटाई करना है और इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता का नुकसान हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि कई सारी वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं और कई सारी लुप्त हो चुकी हैं। और इसी के कारण मिट्टी का कटाव होता है। अत्यधिक वर्षा और जूमिंग खेती जो है वो मिट्टी के कटाव, मिट्टी के अपरदन और मृदा के हर तरह के नुकसान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहती है। उपोष्ण प्रदेशों पर हम बात करते हैं। अब उपोष्ण प्रदेश की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले ये 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है उपोष्ण क्षेत्र, जो कि न तो शीत है न उष्ण है, इसलिए इसे
उपोष्ण प्रदेश कहा जाता है। यह दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्धों के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो उपोष्ण प्रदेशों में गर्मियों में गर्म रहता है मौसम और सर्दियों में ठंडा रहता है, लेकिन इतना ठंडा नहीं रहता है। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 500 से 1000 मिलीमीटर के बीच में यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। वनस्पति जो है यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, कुछ कांटेदार झाड़ियां और पतझड़ी पेड़ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जैसे यहाँ पर सदाबहार घने वन देखने को कम मिलते हैं। मुख्य वनस्पति की यहाँ पर बात करें तो जैतून, देवदार और चीड़ के जो मुख्य वृक्ष हैं वो अधिकता से उपोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो उपोष्ण प्रदेश में आने वाले क्षेत्रों में कोयला, लोहा और तांबा बहुतायत से मिलता है। इन क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि में गेहूं, चावल और मक्का अधिक उत्पादित होता है, क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली जो कृषि भूमि है उसमें मिट्टी इन्हीं फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यहाँ पर जल संसाधन के बारे में बात करें तो जलाशय और नहरों का उपयोग होता है, जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है। जीवन शैली और आजीविका कृषि की बात करें तो यहाँ पर मुख्य फसलें गेहूं, मक्का, कपास है, जिन्हें सिंचाई की आवश्यकता रहती है। और कृषि के साथ साथ यहाँ पशुपालन होता है, जिसमें भेड़, बकरी, गाय पालन और इन्हीं के साथ पशुपालन के साथ डेयरी उत्पादों का व्यापार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और इन्हीं प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर खनिज संसाधनों का दोहन से संबंधित औद्योगिक गतिविधियां अत्यधिक मिलती है, जिनके परिणाम स्वरूप कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं भी हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि जल संकट, जहाँ सूखे का कारण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वनों की निरंतर कटाई होती है और वन संपदा इन क्षेत्रों में वैसे ही कम होती है, तो सूखे के कारण पानी की कमी देखने को मिलती है। और ऐसे ऐसे हालातों में कभी सूखा पड़ता है और कभी जब अचानक बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसे हालात भी बन जाते हैं। यहाँ पर भूमि का क्षरण होता है, यानी कि भूमि का नुकसान, अपरदन जैसी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर खेती अधिक होती है तो उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। और अत्यधिक चराई के कारण बंजर भूमि का क्षेत्र बढ़ता है, क्योंकि पशुचारण जो होता है वहाँ पशुओं के अत्यधिक चराई के कारण पशुओं के खुर से मृदा जो है अनुपजाऊ होती है, बंजर हो जाती है। मानव पर्यावरणीय अन्योन्य क्रियाओं की हम बात करें अब, तो मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। संसाधनों का दोहन की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण सबसे प्रमुखता से वनों की कटाई की जा रही है और खनिजों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इन कारणों से वनों की कटाई और खनिजों के अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ रहा है, पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ रही हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कहीं बाढ़ के हालात हो रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, मिट्टी का कटाव जो है मृदा अपरदन के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके संरक्षण के उपायों पर हम बात करें तो हमें सबसे पहले जो मूल कारण है उसी पर ध्यान देना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और वन क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। स्थानांतरित कृषि की जगह हमें सतत कृषि करनी चाहिए, जैविक और स्थायी खेती का उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर जो जल है हमारा, जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, वर्षा का जो शुद्ध जल होता है उसे संग्रहित करना चाहिए और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, ताकि स्वच्छ पानी समुद्रों में न जाए। जन जागरूकता फैलानी चाहिए, पर्यावरणीय शिक्षा और सतत विकास के प्रयास करने चाहिए, जिनके माध्यम से हम आम जनता को जागरूक कर सकें, जन जागरूकता फैला सकें। इसी के साथ साथ हमें नीतिगत उपायों की भी यहाँ पर आवश्यकता महसूस होती है। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कड़े नियम बनाने चाहिए और उन्हें कड़ाई से लागू करने चाहिए, तभी हम यहाँ पर इन संसाधनों का संरक्षण करते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है। मानव गतिविधियों के कारण ही इन दोनों प्रदेशों में पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। सतत विकास और संसाधनों के सही उपयोग से पर्यावरण का संरक्षण संभव है। पर्यावरण को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सबको इसके लिए प्रयास करने चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।